दोस्तों नमस्कार। 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाता है, लॉकडाउन नंबर 1। लेकिन लॉकडाउन जब लगाया गया तो उस वक्त सबसे जो ज्यादा रोड पे थे वो थे हमारे ट्रांसपोर्टर्स और कमर्शियल ड्राइवर सबसे ज्यादा रोड पर थे। और अगर हम आंकड़े की बात करें तो करीब करीब 15 लाख ट्रक सिर्फ 4 घंटे का मोहलत दिया गया था लॉकडाउन के दरमियान, और 15 लाख से ज्यादा ट्रक्स रोड पे फंस गए थे। और जिसके अंदर में करीब करीब आंकड़े के मुताबिक 45 लाख चालक हो, कंडक्टर हो, सारे रोड पे जहां तहां फंस गए थे। तो हम 21 दिन का लॉकडाउन की बात कर रहे थे। 4 महीने से ज्यादा का लॉकडाउन हो चुका है और इस लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा जो चोट पहुंचाई है वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। और इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम किसी की भी बात कर लें, चाहे वो ट्रक वाले हो, टैक्सी वाले हो, ऑटो वाले हो, पैसेंजर व्हीकल हो, गुड्स व्हीकल हो, आज उनके हालात ये पहुंच चुके हैं कि वो ईएमआई तो छोड़िए, दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। लोगों की गाड़ियां बिकने की नौबत आ चुकी है। खैर, आज इसी सब मुद्दों पे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से जुड़े मुद्दे काफी सारे हैं और आप जानते हैं कि गोदी मीडिया के चैनल पे सिर्फ मुर्गा लड़वाने की तरह एक डिबेट अरेंज किया जाता है, जिसपे आम जनता की जो तकलीफें हैं उस पर बहुत कम आपको डिबेट सुनने को मिलेगा। तो आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े विभिन्न मुद्दों के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बलवंत सिंह भुल्लर जी, जो है ऑल इंडिया सारथी एंड ऑनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। और हमारे साथ है जसविंदर राणा जी, सुमेर वंपावता जी, और भी हमारे साथ लोग और भी जुड़ेंगे। नवल सिंह पडियार जी हैं, और इन सबसे मैं आपको मुलाकात कराऊंगा। और आखिर जानते हैं कि तरह तरह के चीजों को लेकर के जो आज व्यापार है, खासकर आज जब सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई परेशानियां उनको हो रही है। चालान तरह तरह के तरीके से उनका काटा जाना, ईएमआई का दिक्कत है उनको। मॉरेटोरियम जब खत्म हो जाएगा तो व्यापार है नहीं कि वो 6 महीना का मॉरेटोरियम दे सके। खैर, इन्हीं सब मुद्दों पे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बलवंत सिंह भुल्लर जी, हम आपके सामने सवाल हमारा ये है कि अभी जो लॉकडाउन हुआ, कोरोना से पहले ही अर्थव्यवस्था सबसे बुरे हाल में पहुंच चुकी थी और कोरोना के बाद तो अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। उस दौर में ट्रांसपोर्टर्स के हालत बहुत खराब हो चुके हैं, चाहे वो ट्रक वाले हो, चाहे बस वाले हो, चाहे टैक्सी वाले हो। आज व्यापार नहीं है और उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार से वो कुछ मांग भी अपनी रख रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आखिर कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आज के डेट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत बड़े तौर पर उभरी है, हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं सभी को थैंक यू, और थैंक यू रविंद्र जी आपका। और फर्स्ट टाइम आज मीटिंग है और हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर कुछ ज्यादा हमें जानकारी ना हो, उसके लिए पहले ही माफी मांग लेते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आज इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात जो आती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो पहले ही मंदी की दौर में गुजर रहा था। कोई ये अच्छी नई बात नहीं है। जब से ऐप बेस्ड कंपनियां देश में आई हैं तो पूरी तरह से इसको नाबूद किया गया ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। और रही बात है ड्राइवर्स की, तो ड्राइवर्स का तो शोषण पहले ही बहुत होता आ रहा था। ईयरफोन लगा लो। ये जो लॉकडाउन 1, 2, 3 जो भी अभी शुरू हुआ है, तो इसके अंदर सरकार को जो रेवेन्यू कमा के देने वाले ट्रांसपोर्टर थे, दूसरे नंबर पे टैक्स पेयर थे, और जो ड्राइवर था वो दिन रात घर से दूर रह करके अपने बच्चों को दूर छोड़ करके एक देश का आंतरिक सिपाही बन के काम कर रहा था। जिससे आपने कहा कि 15 लाख ट्रक, तो मेरे ख्याल में वो गिनती काफी हद तक और बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ट्रक फंसे थे और उन ट्रक वालों को कई जगह पे तो पानी तक भी नहीं मिला। पानी भी लोगों ने 100 रुपए की बोतल कर दी थी। तो आज ये जो दौर है बहुत मंदी में गुजर रहा है, और जिन लोगों की ईएमआई के ऊपर छूट मिलनी चाहिए थी, बैंक ने वहां पर भी अपना एक बड़ा नुक्ता निकाल करके उस पैसे के ऊपर पैसे, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया। वहां पर भी कहीं ना कहीं पर सेगमेंट को इन्होंने डैमेज किया है। ये बलवंत सिंह भुल्लर जी थे जो अभी समस्याओं की बात कर रहे थे। अब मैं बात करना चाहूंगा सुमेर वंपावता जी, आप दिल्ली एनसीआर टैक्सी यूनियन चलाते हैं और
जो सवारी गाड़ियां हैं, टैक्सीज हैं, उनकी भी बहुत सारी परेशानियां हैं, उनकी भी कमाई नहीं हो पा रही है। पूरे जो वो बताते हैं कि 8 से 10 घंटे 12 घंटे रोड पे वैसे भी रह के उनके 2 से 400 रुपए कमा पाते हैं, उतने की तो वो सीएनजी फूंक लेते हैं। तो अभी सरकार ने 6 महीने का जो मोरेटोरियम दिया ईएमआई का, उसके बाद क्या लगता है आपको कि बिजनेस भी नजर नहीं आ रहा है? लॉकडाउन की स्थिति ये है कि पूरी तरह से खुली नहीं है, कभी खुलता है कभी बंद होता है। तो कहां से ये ईएमआई भर पाएंगे, कहां से रोजी रोटी कमा पाएंगे? क्या समस्याएं हैं छोटी गाड़ियों वालों को आज के डेट में, मैं आपसे जानना चाहता हूं। सुमेर अम्बाप्ता जी। सभी भाई लोगों को नमस्कार। सुमेर अम्बाप्ता। और अरविंद जी, जैसा आपने बोला है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट बोला है। सरकार 6 महीने के लिए बोले, लेकिन कम से कम हमें अभी भी साल भर लगेगा। आज टैक्सी जो लोकल में जो चार्ज गाड़ियां चल रही हैं, यकीन नहीं करोगे, 200 रुपए आज सिर्फ कमा के आ रही है, जिसमें से 300 रुपए की सीएनजी जा रही है। और पूरे 8-8, 10-10 घंटे वो लोग रोड पे खड़े होते हैं, गर्मी, धूप, पानी, सब चीज का वो आज सामना करना पड़ रहा है उनको। और सरकार को कम से कम साल भर के लिए ईएमआई में छूट देनी चाहिए। और जितने भी बैंक्स जो ईएमआई पे जो अपने चार्जेस लगा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए आज की डेट में। और आज की डेट में ड्राइवर इतना तरसता है, अपने बच्चों की फीस, अपने रहना सहने का खर्चा, अपने खाने का खर्चा आज लेके कहां से आएगा? सरकार को कम से कम सोचना चाहिए कि आज की स्थिति इतनी भयानक आ गई है हमारे स्टेट को लेकर कि लोगों को आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है। अरविंद जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ सकता हूं और जब ऐसा नजर भी आ रहा है, बहुत सारे ऐसे कांड हुए भी हैं। जसविंदर राणा जी, आप भी यूनियन चलाते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के शहर में क्या समस्याएं आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या ड्राइवर्स रोजी रोटी कमा पा रहे हैं आज के डेट में, आप जरा बताएंगे। सर सेम प्रॉब्लम जो ऑल इंडिया ओवर है वो ही यहाँ चंडीगढ़ में आ रही है, पूरे ट्राई सिटी में आ रही है। हमारी एसोसिएशन में जो मेंबर है ज्यादातर वो है जो कोठियों में, कंपनियों में, किसी बिजनेसमैन के पास काम करते हैं, वो ड्राइवर हमारे मेंबर है। जैसे कि आपको पता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस टाइम में, कोविड-19 के टाइम में, जो 10-10, 15-15 साल से जहाँ पे एक मतलब एक कंपनी में या एक कोठी में जहाँ पे काम करते थे, वो सैलरी तो बड़ी दूर की बात है, उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा इस कोरोना के अंदर। कि आप जैसे जो हालात पूरे देश के अंदर थे, वही हालात इस समय हमारे भी यहाँ चंडीगढ़ भी कई ड्राइवरों ने एक दो ने तो आत्महत्या करने एक दो ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। पर हमारी एसोसिएशन के अंदर भी तकरीबन 90% ड्राइवर ऐसे हैं जो सैलरी तो बड़ी दूर की बात है, वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठे हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। बुल्लर जी, मैं आपके पास लौटना पसंद करूंगा। मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था और इस आंकड़े के मुताबिक बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया है, बीओसीआई का 21 जून का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। बुल्लर जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि करीब करीब 20 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। जो उनके संस्था से जुड़े लोग बाग थे, उनकी वो बात कर रहे थे। और करीब करीब 20 लाख ही लोगों का नौकरी और जाने वाला है, यानी कि 40 लाख लोगों का रोजी रोजगार, जो उनके संस्था से लोग जुड़े थे, उनकी वो बात कर रहे थे कि नौकरी खत्म हो चुकी है उनकी। अब इतने बड़े पैमाने पे नौकरी जा रही है। उन्हीं का कहना था कि 95% गाड़ियां खड़ी रही लॉकडाउन के दरमियान, तो कोई काम धंधा था नहीं। तो आखिर में 6 महीने बाद भी ईएमआई लोग कहां से दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है आज लोगों के जहन में। मैं चाहता हूं इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि क्या सरकार को जो ईएमआई के ऊपर, एक तो ब्याज के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कहते हैं हम इसमें ब्याज भी लगाएंगे 6 महीने का, उस पर भी एक केस चल रहा है। तो ब्याज तो छोड़िए, मूलधन तक लोग देने के हाल में नहीं है। कहां से एकदम से ब्याज भरेंगे, जब वो कह रहे हैं कि 2021 के 31 मार्च तक सारा पैसा देना पड़ेगा ईएमआई का बाद में। अरविंद जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जो ऑर्डर आते हैं, जब कोई ऑर्डर आता है गरीब जनता के पक्ष में, तो वो ऑर्डर के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंच जाती है। उसका कारण है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े लॉयर होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वो फीसें देते हैं, और जब कोई ऑर्डर उनके अगेंस्ट आ जाता है तो वो 1 मिनट में वो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेते हैं। अब अगर उन्हीं के साथ में अगर हम अपने को कंपेयर करें
तो हमारे तो जो सारथी समाज है वो हमारा सहयोग ही नहीं आज तक करता आ रहा, क्योंकि उन्होंने जितना सहयोग हम उनसे उम्मीद रखते हैं वो नहीं मिलता है। अगर सारथी समाज ने हमें कामयाब किया होता तो काउंटर हम भी जाते हैं उस कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के अंदर से कई चीजें हम लेके आ सकते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल हम धन्यवाद करते हैं कि आप जैसे पढ़े लिखे एक बहुत आंकड़ों के साथ डाटा निकाल के लाने वाले आप एक इंसान हो, लेके आ रहे हो। नहीं तो आपसे पहले तो किसी को इतनी जानकारी ज्यादा थी ही नहीं ऑलरेडी। तो मैं तो बल्कि ये देश के जो ड्राइवर हैं इनसे अपील करता हूँ, ये देश के अंतरिक्ष सिपाही हैं, ये एकता में भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ड्राइवर की जो जो ऑलरेडी सुरक्षा के अंदर भी बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। अब बात कहाँ पर आके घूम फिर के वहीं पर फंस जाती है कि अभी तक हमारे को किसी ने सही रूट प्लान करके दिया ही नहीं है, और अगर कोई देता तो उसके ऊपर हम चलने की कोशिश नहीं करते हैं। बात रही अब आंकड़ा जो आपने निकाल के दिया है कि 20 लाख लोगों की नौकरियां जानी है, तो मेरे ख्याल में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि टोटल हिंदुस्तान के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जानी है। सो उन कंपनियों को थोड़ा बहुत देखो, मुश्किल के दौर में एक इंसानियत का धर्म भी हमारे को ऊपर वाले ने, भगवान ने दिया हुआ है कि जब आप कभी या कोई ऐसी कोई आपदा आ जाती है, एक इंसानियत का धर्म है जो वो उस टाइम उसको यूज करना चाहिए। और यहाँ पर बदले में क्या हो रहा है कि जिन कंपनियों के लिए हम दिन रात काम करते हैं, आज जिसके पास हम काम करते हैं उसके पास एक गाड़ी है, लेकिन हमारी दिन 100 गाड़ी होने में उनकी देर नहीं लगी। अगर एक आदमी ने, ड्राइवर ने अगर आपके पास इतना काम किया है तो उसने आपके पास 6 साल या 10 साल या 5 साल काम किया या गाड़ी का मालिक बनाया, तो क्या फर्क पड़ता था? क्या आज वो 3-4 महीने इंसानियत के तौर पे इनके साथ इनको सैलरियां नहीं दे सकते थे, लेकिन दी नहीं गई। इसका हमें बहुत अफसोस है। चाहे आप 50% देते, किसी की नौकरी ना जाने देते, चाहे आप 30% देते, लेकिन किसी की नौकरी ना जाने देते, क्योंकि कुछ लोगों ने आत्महत्या करी नौकरी जाने की वजह से। और हम भी आज ये चीज पीड़ा को झेल रहे हैं। ये नहीं कि हम यूनियन लीडर है तो शायद हमारे ऊपर ये पीड़ा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हमारे ऊपर भी सेम पीड़ा है। पर एक इंसानियत का धर्म जो किसी को निभाना चाहिए वो शायद नहीं निभा पाया कोई भी। तो इस चीज का हमें बेहद अफसोस है थोड़ा सा। नवल जी, जो आप लोगों की समस्या है ट्रांसपोर्टर्स की, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में 6-6 महीने का ईएमआई दे पाएंगे गाड़ी वाले कमा के? चाहे ट्रांसपोर्टर बड़े हो छोटे हो, कोई दे पाएगा? काम है इतना? सर मुझे तो नहीं लगता है कि काम है अभी। और ये 6-6 महीने की जो इकट्ठी नहीं दे पाएंगे, किसी भी कीमत में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब काम ही नहीं है, मार्केट में ही नहीं है काम, कुछ भी, चाहे आप लोडिंग का काम ले लो या आप टैक्सी का ले लो, किसी का भी ले लो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे मैंने अभी स्कूल की बात करी थी, स्कूल वाले पेरेंट्सों से पैसे वसूल रहे हैं, जबकि चालक भाई किसी सारथी भाई को, ड्राइवर को, कंडक्टर को, मेड को किसी तरह से कोई भी सैलरी के रूप में नहीं दे रहे, बल्कि उनका स्कूल में आना भी बैन कर दिया गया, उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। कुछ ये भी समस्याएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल वाले जहां एक तरफ, खासकर प्राइवेट स्कूल वाले एक तरफ जहां फीस ले रहे हैं सबसे बराबर, लेकिन वहीं पे जो ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए थे स्कूल के ट्रांसपोर्टेशन में, उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी बहुत सुनने को आया है। मैं रुक करूंगा जसविंदर राणा जी के पास, जो चंडीगढ़ से हैं। जसविंदर राणा जी, चंडीगढ़ में भी हम जानना चाहेंगे, हमारे देश के लोग जो चंडीगढ़ में जो ड्राइवर्स के सिचुएशन है, उसमें लगता है कि आने वाले टाइम में उनकी कमाई पहले जैसी होगी, और क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? क्या रोजी गुजारा उनका चल सकता है इस कमाई से आज के रेट में? सर मुझे नहीं लगता कि आने वाले 6 महीने में ये ड्राइवर भाई या हमारे समाज के जितने भी इस फील्ड में काम कर रहे थे वो रिवाइव कर पाएंगे। कि आप देख सकते हो जैसे दिन पे दिन देश में कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। जब तक यहाँ अगर देखा जाए, लोकल लोगों का यही कहना है, जहाँ पे हमारे साथी भाई हमारे मेंबर काम करते थे, कि हम तब तक नहीं अभी ड्राइवर रख सकते जब तक कोरोना का कोई परमानेंट सोल्यूशन या कोई वैक्सीन नहीं बन सकती। क्योंकि उन्होंने ज्यादातर जो ओल्ड एज वाले बंदे हैं उन्हों के पास ही ड्राइवर हमारे काम करते हैं। वो तो आपको पता है आजकल बाहर निकलते नहीं है। तो सबसे बड़ा मेन कारण है कि जब तक इसका कोविड का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निक सकता, मुझे नहीं लगता कोई ड्राइवर भाई उससे पहले कोई सर्वाइव कर पाएगा। या हमारी इंडस्ट्री या टूरिज्म किसी को भी लगा ले, या हमारी ट्रेड उस पोजीशन पे पहुंच सकती है जिसपे पहले है थी।
बहुत सही कहा आपने। सुबेर अम्बाप्ता जी, आप दिल्ली से हैं और मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर में, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली से हैं और देख रहे हैं यहाँ पे क्या हाल है, कभी यूपी में लॉकडाउन कभी शुरू हो जाता है, जैसे अभी वीकेंड में लॉकडाउन चल रहा है सैटरडे संडे का, वैसे ही दिल्ली के हालात हैं, कभी मूव करना बहुत मुश्किल है। टैक्सी वाले घर से तो हो अपना वर्क फ्रॉम होम तो करेंगे नहीं, घर पे तो टैक्सी चलाएंगे नहीं, ट्रक वाले ट्रक घर पे तो चलाएंगे नहीं, रोड पे तो निकलना ही पड़ेगा उनको व्यापार के लिए। तो क्या एक बहुत बड़ी चीज है कि क्या सरकार को लगता नहीं कि जब काम धंधा कुछ भी नहीं है और सरकार ने एक फैसला लिया लॉकडाउन करने का जो 21 दिन का था, आज 4 महीना से ज्यादा हो चुका है, तो क्या सरकार को खासकर कमर्शियल गाड़ी के जो पेपर अभी वैधता खत्म हो रहे हैं और काफी पैसे खर्च होते हैं, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे रोड टैक्स हो, चाहे कई तरह के कागज है उनके, तो इन कागज का वैधता कई शहरों में तो ये आवाज उठी है, कई राज्यों के ड्राइवर्स ने ये आवाज उठाया कि 2 साल तक के लिए उसको बढ़ा दिया जाए। तो आप लोगों को नहीं लगता कि छोटे गाड़ी वाले हो, बड़े गाड़ी वाले हो, इसको 2 साल के लिए कम से कम सारे पेपर्स की वैलिडिटी वैधता बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उनके पास पैसे तो है नहीं। बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल। और जितने भी जो हमारे जो ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, ये बहुत अपनी आवाजें उठा रहे हैं कि हमें कम से कम 2 साल चाहिए। आज कमाने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई, आज हम सर्वाइव अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज हम अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आज जो ड्राइवर जो समाज है वो सुबह जो अपनी गाड़ियां लेके आज निकल रहा है, शाम को उनको पता नहीं है कि उनको क्या महामारी लग जाए। आज इतना बुरा हाल हो चुका है, लोगों को इतना डर और भय के साथ जीना पड़ रहा है कि या तो अपने परिवार को मतलब कमाने के योग्य छोड़े, या फिर आप देखो 1 रुपये मतलब आदमी 200 रुपए, मात्र 200 रुपए। सुमेर जी मेरा बहुत सीधा सवाल है कि पेपर की वैलिडिटी, टैक्सी के पेपर्स की जो वैधता है, क्या लगता है कि ड्राइवर्स के पास तो आज के हालात ये है कि खाने को मोहताज है। मैं आपके पास भी आता हूँ बुलेट जी, खाने को भी मोहताज है। तो क्या लगता है कि इस सिचुएशन में बढ़ाना चाहिए, सरकार को बढ़ाना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक हेल्प होना चाहिए ड्राइवर्स का। नहीं, बिल्कुल सरकार को बढ़ाना चाहिए। सरकार को कम से कम 2 साल का टाइम देना चाहिए कमर्शियल गाड़ियों को। ठीक है बुल्लर जी, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है, टूरिस्ट सेक्टर बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है, और अभी आने वाले वक्त में कहीं से भी ये उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है कि इस सेक्टर को कोई राहत मिलने जा रही है, क्योंकि टूरिस्ट आने से अभी कतरा भी रहे हैं और आना भी नहीं चाहते और आने भी नहीं दिया जा रहा है। खासकर अगर हम आंकड़े की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस 3 अप्रैल का ही आंकड़ा है, 3 अप्रैल 2020 का। उनका कहना था, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के हवाले से ये खबर आई थी कि करीब 5 लाख करोड़ का टूरिज्म सेक्टर, जो टूरिस्ट सेक्टर है, उसको नुकसान हुआ। जो ब्रांडेड होटल्स हैं, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, जो टूर्स एंड ट्रैवल से जुड़े लोग थे, सारे नुकसान को जोड़ के उन्होंने एक अनुमान लगाया कि 4 से 5 लाख करोड़ का नुकसान, और करीब 4 से 5 करोड़ लोगों की नौकरियां जाएगी। अप्रैल में यह अनुमान उन्होंने लगा दिया था उसी वक्त। आज जबकि लॉकडाउन 4 महीने से भी ऊपर की तरफ बढ़ चुका है, आंशिक तौर पे, कहीं पूर्ण लॉकडाउन तौर पे, तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा नुकसान पूरे जो इंडस्ट्री का हुआ वो तो है ही, लेकिन इस दरमियान जो लोग इनसे जुड़े थे वो रोटी कहाँ से खाएंगे। यहाँ पर मैं एक बार अरविंद जी ये बात कहना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त है अमेरिका के अंदर, और एक मेरे दोस्त है कनाडा के अंदर। कनाडा सरकार ने पहले बार अपने वहाँ के जो नागरिक हैं उनको जो अमाउंट एक 900 रुपए और 1200 डॉलर का उनको एक राहत पैकेज दिया। उसके बाद मैं बात करता हूँ अमेरिका के अंदर मेरे दोस्त हैं, वो ट्रक चलाते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर भी बहुत ज्यादा मौतें हुई है, बहुत ज्यादा इस कोरोना महामारी का आतंक वहां पर पहुंचा है। और मैंने उनसे बात करी, मैं क्या ऐसे करके आपके सेक्टर को क्या जाता है, तो उन्होंने मेरे को बड़ा एक अच्छा वहां से उदाहरण दिया। कह रहे कि वहां पर बड़ा सिस्टम उन्होंने क्लियर कर रखा है। जो लोग टैक्स भरते हैं, जो लोगों का टैक्स भरा, जिनका रिकॉर्ड बैंक के अंदर बहुत अच्छा है, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों के अकाउंट के अंदर किसी को $10,000, किसी को $20,000, किसी को $30,000 कि आपका जो बिजनेस है वो बरकरार रहे, आपका जो बिजनेस है वो नुकसान में न जाए। तो रिकॉर्ड को देखते हुए उनके अकाउंट में पैसे जो है क्या डाल दिए गए।
तो एक मेरा भाई है, उसने कहा कि मेरे को तो $1.5 लाख का मतलब ऑफर आ गया था कि आप ये बिना इंटरेस्ट अपना सरवाइव करो। यहाँ पर 20,90,000 करोड़ का पैकेज आता है, 1,70,000 करोड़ का एक पैकेज आता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में फिर वही कह रहा हूँ, इसके लिए कोई सुविधा नहीं रखी जाती है, बल्कि जो प्राइस है तेल के, गवर्नमेंट को एकदम से हाथों पैरों की पड़ गई कि हमने इतना पैसा बांट दिया है, वो बंटा कहाँ किसको गया पता नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी से ट्रांसपोर्टर से वसूल लिया जाए। तो वसूलने के तौर पे डीजल को जो है पेट्रोल से भी महंगा कर दिया गया। अगर एवरेज निकाल लो, एक ट्रक के बीच में 5,000 का एक्स्ट्रा डीजल आने लग गया है। जब वो 5,000 का एक ट्रक में आएगा तो देश के अंदर ट्रकों की गिनती 90 लाख से 1.25 करोड़ ट्रकों की गिनती है। अब ये लगा लो कि 62,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक टैंक भरने में आता है 1.25 करोड़ ट्रकों का। मतलब वो पैसा, उसके बाद कितनी टैक्सियां हैं, कितनी प्राइवेट गाड़ियां हैं, कोई इस हमारी सरकार को पूछने वाला नहीं है। और सरकार अगर चाहती तो किसको एक एक बंदे को लोन दे देती, जिनका लोन कि तुम अपने इस मुश्किल के दौर में आप अपने आप को संभालिए, बाद में जब आपके काम चलेंगे तो आप रिटर्न के तौर पे हमारा सरकारी पैसा वापस कर देते। सरकार करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती थी। अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि जो हमारी फिटनेस पासिंग या इंश्योरेंस है, इंश्योरेंसों के अंदर 50% की सब्सिडी दे सकती है सरकार। जो पासिंग फिटनेस है वो इनके अपने हाथ में है, ड्राइविंग का हो या गाड़ियों का हो। इसको जैसे 23 मार्च को लॉकडाउन लगा है, इसको 2 साल कर दें तो बहुत वेल एंड गुड है, पर मैं अपनी सरकार से ऐसी उम्मीद रखता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ये 31 मार्च तक भी हमें इतना कर बढ़ा के कर दें तो हम कहेंगे बहुत बड़ी बात होगी। 2 साल का तो हम इनके ऊपर उम्मीद करना ही हमारा बहुत बेकार है। तो रही बात टूरिज्म सेक्टर की, एक टूरिज्म सेक्टर के साथ 9 लोग जुड़े होते हैं, गाइड, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, मिडवे, फिर वहां के जो क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट के अलावा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसके बाद एयरलाइन का स्टाफ है, सारे लोग जुड़े होते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के पीछे पिछले साल लगभग 17 करोड़ से ज्यादा 7 करोड़ या 17 करोड़ टूरिस्ट हिंदुस्तान में आया है। आज तक भी टूरिस्ट के लिए कोई पॉलिसी नहीं इन्होंने बनाई। जब पहले बना दी होती तो शायद टूरिज्म मिनिस्ट्री कोई ना कोई रिवाइव कर सकती है। आपने पीछे एक वीडियो देखा होगा, एक लेडीज ने भी अपने मंत्री जी से बयान किया था, वित्त मंत्री जी से, कि टूरिज्म सेक्टर के लिए क्या किया आपने, तो उन्होंने हंस के बोल दिया हाँ हाँ करेंगे, करते हैं। ये बात थी आगे से जवाब की। अच्छा बुल्लट जी मेरा एक सवाल है इस सब के दरमियान जो सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है, रोड पे करप्शन बढ़ गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि रोड पे भी इसको वसूली टाइप का कह सकते हैं, बेवजह लोगों के चालान करना, लोगों के पास पैसे है नहीं, व्यापार है नहीं, चालान की वसूली करना, तरह तरह के बहाने, तरह तरह के नियम कानून। अभी लोगों को कम से कम जिंदा रहने के लिए काम तो करने दे सरकार। सर एक्चुअली क्या कि पीली नंबर प्लेट ये जब देख लेती है ना सरकार, ये इन्होंने जैसे भेदभाव करते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, इस तरह ये पीली प्लेट के साथ भेदभाव होता है। हम सारा कुछ देख करके रोड पे निकलते हैं, हमें रिलीव देना तो दूर की बात है, और दिल्ली के अंदर 2-2 हजार के चलान भेजे जा रहे हैं। लगभग पता नहीं कितनों के लाखों रुपए के लोगों के चलान, उतने की गाड़ियां नहीं जितने के चलान भेज दिए गए। बिल्कुल चलान लगा के निकलो तो चलान, मतलब ऐसा इंडिकेशन होता है कि पुलिस वालों को ये बोल दिया गया है कि भाई चलान करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, नहीं तो आप भी इन लोगों में शामिल होंगे। सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये बहुत निजायज वसूली चल रही है और खुल के इसके देश है पीछे से। और मैं वही कह रहा हूँ ना, इंसानियत का धर्म जब सरकार ही नहीं निभाएगी तो और कौन निभाएगा हिंदुस्तान के अंदर। तो बुल्लट जी बहुत शॉर्ट में अब मैं आपसे पूछा, समस्याएं बहुत है, गंभीर है, चाहे वो ट्रक वाले हो, बस वाले हो, कार वाले हो, टैक्सी वाले हो, ऑटो वाले हो, समस्याएं सबकी गंभीर है। और सरकार इस पे जैसा आप लोग कह भी रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है, बिल्कुल इसके प्रति गंभीर नजर नहीं आ रही है। तो बहुत शॉर्ट में अब आप लोगों से 1-1 मिनट में बात लेता चलूंगा कि आखिर जो अब ये लड़ाई है, जो आप लोगों की मांगे हैं, इसको किस तरह से आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं, किस तरह की लड़ाई आप लोगों को नजर आ रही है कि लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। काले झंडे लगा के 1-2 महीने का हमारी और भी बड़ी बड़ी यूनियनों के साथ बातचीत चल रही है। अगर सरकार नहीं दिया तो मजबूरन फिर बंदी हड़ताल के लिए सरकार तैयार रहे। इसमें ट्रक भी शामिल होगा, बस भी होगा, इसमें ऑटो भी होगा। फिर उसकी प्लानिंग चल रही है, हम पूरी रूपरेखा इसकी तैयार कर रहे हैं। अभी कुलतरन अटवाल जी से भी कनेडा में बात होती है, तो अभी प्लान यही आने वाला फिलहाल कि हम 15 अगस्त तक काले झंडे लगा के गाड़ियां चलाएंगे, फिर 15 अगस्त को हम काले दिवस के तौर पर मनाएंगे। उसके बाद हम फिर अगला स्टेप जो हड़ताल है, जो नहीं हम करना चाहते, उसको करेंगे।
मैं जसविंदर राणा जी, आप लोग भी चंडीगढ़ से हैं और आप लोगों की भी एक ही समस्या है। आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं आगे, कैसे किस तरह से सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे? सरकार नहीं मांगेगी तो क्या, नहीं मानती है तो फिर आप लोग क्या रास्ता लेंगे? बिल्कुल सर, सेम राय मेरी भी है। आई एग्री विद बुल्लर साहब कि अगर हमें हड़ताल पे भी जाना पड़े तो हम हड़ताल का भी रास्ता अपनाएंगे। अगर 15 अगस्त से पहले जो हमारी मुहिम चल रही है, शांतिमय का जो हमारा सोशल मीडिया पे एक रोष प्रदर्शन चल रहा है, अपने डीपी पे काले झंडे लगा के। सुमेर अम्बावदा जी, आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में भी तमाम टैक्सी ड्राइवर्स के यही हाल है, तो आपको क्या लग रहा है कि अब किस तरह से लड़ाई को आगे बढ़ानी पड़ेगी? अरविंद जी, आपको एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ। एक गाड़ी की वैल्यू सिर्फ मुश्किल से 1.5 लाख और उसके जो चलान आए हुए हैं वो 3.5 लाख रुपए के, 3.5 लाख रुपए। और मतलब उस सारथी भाई का ये हाल है, या तो वो फांसी खा ले या अपना घर बार बेच के या गाड़ी बेच के इन चालानों को भर दे। और सरकार ने तो इतना बुरा हाल कर रखा है, अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है तो हमें रोड पे आना पड़ेगा। जैसे हमारे बुल्लर भाई ने बोला कि हमें सरकार के प्रति अपना रोष दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर ली है हम ड्राइवरों को लेके। दिल्ली सरकार तो यहाँ तक एक 1950 रुपए का एक टैक्स आता है, अगर आप नहीं भरेंगे तो पर डे 20 रुपए लगेंगे आपके ऊपर। दिल्ली सरकार तो इतना बड़ा हमारे साथ धोखा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बहुत शॉर्ट में, टाइम बहुत कम रह गया अब, कि जो अपनी संस्था आप लोगों ने ऑल इंडिया सारथी एंड ऑनर्स एसोसिएशन जो है, आप जो बलवंत सिंह बुल्लर जिसको लीड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट है, तो आप लोग सब एकजुट होके और सरकार के साथ अपनी मांग रखने की प्रयास करेंगे, और नहीं मानते तो फिर आप लोगों का कहना है कि हम अपनी मांग फिर दूसरे तरीके से भी रखना जानते हैं। नवल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की जो समस्या, जो स्कूल विंग की आप बता रहे हैं, तो स्कूल वाले जो अभी पैसा नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास है नहीं, हमारे फीस नहीं आ रहे हैं, तो आखिर क्या रास्ता है? फिर कहाँ से रोजी रोटी कमा पाएंगे आप लोग? क्या होगा फिर? रास्ता यही है कि जो भी मतलब जिस तरह से अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते हम इनके साथ, जब स्कूल खुलता है तब हम उस हिसाब से हम अपना जो भी हमसे कदम उठाया जाएगा कि उसी समय चलिए कोई बात नहीं, आप जहाँ रास्ते में है, बात नहीं हो पा रही है आपसे, मेरी बात नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि अलग अलग जिले से और अलग अलग जगहों से जो समस्याएं पूरे भारतवर्ष में चल रही है, सबसे बात करें और सबको एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, और ताकि हर शहर की समस्या एक दूसरे को पता चले। और बहुत बहुत शुक्रिया बुल्लर जी आपका, सुमेर अम्बावदा जी आपका, नवल सिंह आपका, और जसविंदर राणा जी आपका। और मिलता हूं कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ, और फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार।